प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आज की जो वीडियो है ये मेरे सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इसमें मैं 9th क्लास के जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको लेके आई हूँ। प्लीज़ एग्जाम में जाने से पहले इन्हें ज़रूर देख लेना बेटा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर फॉर्म व्हेन द सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, कैटेगराइज देम एज एनायन एंड कैटायन। देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हो जाएगा Na+Cl-। ठीक है, तो सोडियम आयन जो बन जाएगा कैटायन और क्लोराइड आयन बन जाएगा एनायन। ये पेपर में आ सकता है। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का भी आप बना सकते हैं, वो 2+ हो जाएगा और वो सिंगल माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास निकालना। ठीक है, C6H12O6। इसमें ना आपको इसके जो है एटॉमिक मास दे रखे होंगे, बस आपको उसकी संख्या से गुणा करना है। ठीक है, जैसे C6 है तो कार्बन का 12 होता है, गुणा कर दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 से गुणा कर दिया क्योंकि 12 है, प्लस का निशान लगा दिया। 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल आपका आ जाएगा 180। ऐसे ही CS3COH का निकालना है। कार्बन का होता है 12, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है तो मैंने 2 कर दिया है। H3 जो है, एक H और मिल गया तो 4 H बन गए, और H मल्टीप्लाइड बाय 1 क्योंकि H का जो होता है एटॉमिक मास 1 होता है। बस मैंने उसको कर लिया है। ऑक्सीजन का 2 है तो 16 को 2 से गुणा कर दिया, आपका आ गया 60U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों का आएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। इट स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन बताना है। तो जो कैपिटल G है, इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जो होता है यूनिवर्सल होता है और कांस्टेंट रहता है हर जगह। तो ये आपके 2 डिफरेंस में भी आ सकता है। स्मॉल g जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी कोई चीज़ नीचे गिरती है, फ्री फॉल होती है तो धरती उसको खींचती है, उसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, तो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसकी जो होती है ये डिपेंड करती है प्लैनेट्स पे, लोकेशन पर, ये वेरी करती है। ठीक है, जैसे मून पर जाओ तो अर्थ की 1/6 हो जाती है, क्योंकि मून का वजन अर्थ के वजन का 6 होता है। अब इसकी वैल्यू भी याद कर लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये सब जगह कांस्टेंट होता है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट आता है स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलोंग विद दिस इक्वेशन। ये आ सकता है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल जो हमारा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ। वो कौन सा फोर्स है, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास m1 into m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हम कैपिटल G लगा देते हैं। अब इसके 2 फंक्शन आ सकते हैं, 2 इंपॉर्टेंस आ सकती हैं। इट कीप्स द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट, और दूसरा है ऑब्जेक्ट टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, और टाइड भी इसी के कारण आते हैं। इसी के कारण मून जो होता है वो अर्थ के रिवोल्यूशन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट है जो 40 किलोग्राम का मास का है, केप्ट एट हाइट ऑफ। देखो एक ऑब्जेक्ट है और ये मैंने रख दिया है 40 किलोग्राम का, इसका वजन है 40 किलो, और ये जो हाइट है ये है 15 फीट की। 1 फीट जो है वो 0.3 मीटर है, तो बोले इसको मुझे मीटर में बदलना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mg और h। ठीक है, मास कितना हो गया, मास हमारा हो गया 40, g हो गया 9.8, 10 भी ले सकते हैं, और h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 तो 4.5 आ गया, 4.5 लिख दिया, तो इतना मेरा जूल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इजी है, ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो मूव्ड व्हेन रिलीज फ्रॉम एन स्ट्रेच बो। एक जो धनुष है, धनुष से एरो छोड़ा गया है। ठीक है, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले जब मैंने इसको खींचा तो ये किस में कौन सी एनर्जी आई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे उसको छोड़ा जो कि उसके अंदर स्टोर थी वो बदल गई काइनेटिक एनर्जी में, और जिसकी वजह से एरो ने जो है डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये कौन सा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 अंदर के हैं, K में है, फिर L में 8 है, M में कितने हैं, 2 है।
तो टोटल कितने हो गए इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर इसका 8 और 10 और 2 12, ठीक है। और ये कौन हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया एलिमेंट। अब हमने क्या करना है, मेंशन इट्स वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, लास्ट ऑर्बिट में देखते हैं कितने हैं, तो इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ही लिया है। और ये क्या बनाएगा, 2 आसानी से दे देगा ना, तो ये बन जाएगा Mg2+, तो ये क्या बनाएगा, कैटायन। नेक्स्ट है व्हाट इज पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ मास 45 किलोग्राम क्लाइम्स 20 स्टेप्स इन 20 सेकेंड्स। तो हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पावर यूज इन क्लाइंबिंग, यानी ये ऊपर जा रहा है और वजन दे रखा है इसका, ठीक है। इतने स्टेप्स हैं, इतने सेकंड में चलता है और हर स्टेप की लंबाई इतनी है, तो यानी मुझे M, G और H निकालना है, ठीक है। मास मेरे पास दे रखा है, हाइट मेरे पास कैसे निकालूंगी, कितनी ऊंचाई तक गया, मैंने एक स्टेप को स्टेप की लंबाई से गुणा कर दिया, मेरे पास आ गए 500 सेंटीमीटर, मैंने इसको 100 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गए मीटर, क्योंकि मीटर में ही करना है मुझे, ठीक है। टाइम मेरे को दे रखा है यहाँ पे, तो मास आ गया। तो अब हम वर्क डन निकालेंगे, mgh, मास दे रखा है, ग्रेविटी दे रखी है, हाइट हमने निकाल ली, और ये आ गया हमारा ये। अब पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो हमारा इतना वॉट में पावर आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज बॉयंसी। बॉयंसी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन इमर्स ऑब्जेक्ट पार्शियली और फुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर रिफ्लेक्टिंग इनएबिलिटी ऑफ अ डाइवर टू कट थ्रू द वाटर इन अ पूल। जब स्विमिंग पूल में आप जाते हैं तो डाइवर जो होता है वो पानी को काटते हुए आगे जाता है, तो पानी के कौन सा गुण होता है, दैट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से उसको लो फ्रिक्शन, उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। मेन होता है कि इसमें एक तो लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं, पहला गुण ये, दूसरा उसकी फ्लूइडिटी, वो लो फ्रैक्शन देता है, इसलिए एक लेयर उसके ऊपर स्लाइड कर जाती है, इसलिए वो आसानी से इसके अंदर से जा सकता है। कैन ए डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, हाँ जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है, ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट ट्रेवल्स विद 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अगर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। पहले में उसने 16 मीटर चला, दूसरे में भी 16 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 32 मीटर। टोटल टाइम निकालेंगे, पहला टाइम था 4 सेकेंड, दूसरा टाइम था 2 सेकेंड, दोनों को जोड़ दिया 6 सेकेंड आ गया। अब हम 32 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, यू विल गेट द एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग द स्टोरेज। स्टोरेज में जो ग्रेन यानी कि अनाज के दाने होते हैं, अनाज होता है वो ख़राब हो जाता है, वो कौन से कारण होते हैं। सबसे पहला आता है मॉइस्चर, नमी, दूसरा आता है इंसेक्ट्स, तीसरा आता है रोडेंट्स यानी जो कुतरने वाले, फोर्थ आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, बैक्टीरिया आ सकते हैं, और इम्प्रॉपर टेम्परेचर और वेंटिलेशन। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो स्टोरेज में ग्रेन्स को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल विदाउट गोल्जी ऑपरेटर। ये आपके मिड टर्म में भी आया था। अब देखिए, प्रोटीन एंड लिपिड्स विल नॉट बी मॉडिफाइड एंड ट्रांसपोर्टेड, क्योंकि ये सारा काम गोल्जी ऑपरेटर्स का होता है। सिक्रीशन विल ऑल्सो स्टॉप, क्योंकि ये क्या करता है, सिक्रीशंस भी करता है, तो ये तीनों काम स्टॉप हो जाएंगे। सेल फंक्शनिंग विल बी डिस्टर्ब एंड इट मे डाई। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। वी विल एबल टू ड्रिंक हॉट मिल्क फास्टर फ्रॉम द सॉसर। प्लेट से पीना दूध आसान है एज कम्पेयर टू द कप। क्यों? बिकॉज द सॉसर हैज़ द लार्ज सरफेस एरिया, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होता है। बस एक चीज़ याद रखना, ह्यूमिडिटी हाई है तो इवेपोरेशन रेट कम होगा। सो द इवेपोरेशन एंड हीट लॉस ऑकर फास्टर। नेक्स्ट आता है कि लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट कैन डिस्ट्रॉय द सेल ड्यूरिंग द सेल डैमेज। ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कार ऑफ वेट। वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालते हैं आपको पता है, F इजिकल टू ma। सबसे पहले F इजिकल टू m मल्टीप्लाइड बाई a निकालेंगे, फिर जो फोर्स आ जाएगा फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा वर्क डन। तो ये होता है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे आपको कौन कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। वेट दे रखा है 2000 किलोग्राम है। एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट है, तो यानी u आपका 0 होगा इनिशियल वेलोसिटी। कवर द डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर है, s आपका दे रखा है, और टाइम पीरियड दे रखा है 6 सेकेंड का। ठीक है, तो सबसे पहले s इजिकल टू
UT प्लस हाफ AT स्केल है, U यहाँ पर 0 है तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। S आपका 40 है, हाफ A की जगह A लगाएंगे और टाइम पीरियड आपका 6 सेकेंड है तो 6 गुणा 6 आपका 2.2 जो है एक्सेलरेशन आ जाएगी। फिर आप इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप मास के साथ गुणा करेंगे तो आपका फोर्स आ जाएगा। फोर्स को आप डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आपका वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क डन इफ अ पोर्टर लिफ्ट अ 15 किलोग्राम बैग फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन इट्स हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसमें आएगा M, G और H। मास हमारा 15 दे रखा है, G जो है 9.8 है और जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 1.5। बस तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर लिख लीजिए जूल में। नेक्स्ट है राइट टू पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी शील्डन स्वान ने दी थी और बाद में बच्चों ने कहा था प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसमें से आप दो चीज़ें लिखनी है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है टू डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, ये आ सकता है पेपर में। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, इनके पास नो ट्रू न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। तो ये दो डिफरेंस आप लिख सकते हैं। अब आता है तीन डिफरेंस लिखने हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, एब्सेंट होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, सेंट्रलाइज होते हैं, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो 3-4 डिफरेंस आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट है दो डिफरेंस आ सकते हैं स्ट्रेटेड और कार्डिक मसल के बीच में ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। तो अगर सबसे पहले स्ट्रेटेड मसल्स की मैं बात करती हूँ तो स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है, और जो कार्डिक मसल्स होती हैं ये ब्रांच्ड होती हैं इस तरह से। तो ये फाउंड इन लिम्स, ये हमारी विल पे चलती हैं, वॉलंटरी होती हैं, लिम्स में होती है, मूवमेंट कराती है, ये हर्ट में मिलती है कार्डिक मसल। ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फाइबर्स की होती है और ये ब्रांच होती है, ठीक है। और तीसरा क्या लिख सकते हैं, ये इनवॉलंटरी होती है, ये वॉलंटरी होती है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इफ द वेवलेंथ ऑफ वाइब्रेशन जो है वो दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है 4 एंड वेव वेलोसिटी दे रखी है 20। तो आपको पता है कि वेव की जो वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब वेवलेंथ कितनी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में, तो मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है और फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है और यहाँ दे रखी है मेरी वेलोसिटी। बस इसको इससे गुणा कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 500 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड, तो इसने क्या बोला है, टाइम पीरियड में निकालना है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी निकल गई और इसका 1/500 कर दो तो आपका टाइम पीरियड निकल आएगा। नेक्स्ट आता है कि ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, ट्रांसपोर्ट द गैसेज, हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट है टू मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का पहला काम होता है प्रोटेक्शन, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना है, वाटर, फंगल इन्फेक्शन एंड इंजरी, और दूसरा होता है हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन। कंपोजिट फिश कल्चर क्यों किया जाता है, इसमें क्या आता है, कल्चरिंग 5 to 6 स्पीशीज होती हैं जो अलग अलग लेवल पे जिनका फूड लेवल होता है और इसको पैडी फील्ड के साथ भी कई बार मिक्स कर दिया जाता है इन अ पॉन्ड। मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है टू डिफरेंस बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि क्रॉप्स जो होती हैं वो टुगेदरली ग्रोन होती है, रैंडमली, नो फिक्स पैटर्न होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, फॉर एग्जांपल व्हीट एंड ग्राम। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, क्रॉप्स ग्रोन इन डेफिनेट पैटर्न, यानी 2 रो में ऐसे लगाएंगे मेज, 2 रो में सोयाबीन, 2 रोज में मेज, 2 रो में सोयाबीन, इस प्रकार से लगाया जाता है। प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल मेज एंड सोयाबीन। तो रनर टेक 1 कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब रनर यहाँ से घूमा और यहाँ पर वापस आ गया, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर इसकी रेडियस जो है वो 70 मीटर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो अपनी जगह से चला, अपनी जगह पर वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट तो उसकी हो गई 0। अब निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या निकालोगे, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2πr, 2 गुणा 22 गुणा 7 और ये आपका रेडियस आ गई तो इतना आपका 2πr निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी 0 क्योंकि वो अपनी जगह पर वापस आ गया। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्रिकेटर जोहान्स ने एक बॉल को हिट किया है, आफ्टर हिटिंग द बॉल द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल चेंज। जब नेचुरली है बॉल से
बॉल आ रही है, उसने बैट से मारा है तो उसकी स्पीड भी बढ़ गई और उसकी डायरेक्शन भी बदल गई। तो ये न्यूटन्स का कौन सा लॉ कहता है? देखिए न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है दैट शोज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force and occurs in the direction of the force। ये याद रख लो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेंशन 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, सरफेस एरिया पर, विंड स्पीड पर भी और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इवेपोरेशन कम होगा, विंड स्पीड बढ़ेगी इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा। बस ह्यूमिडिटी का याद रखो। तो बच्चों कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरह समझ में आए और ये वीडियो कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।